हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल ऑन एईसी यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म। आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल एईसी प्लस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मेरा नाम है सिद्धार्थ जैन और मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का 16 या 17 पार्ट है और अभी तक हमने जो है इसमें जियोटेक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम जो भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है उनमें आपके काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होंगे। आई होप इन सारे क्वेश्चंस को आप जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। आप अपने दोस्तों के साथ इसको जो है वो शेयर कीजिए। आप जितना इसको लाइक और शेयर करेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लाएंगे। नाउ अब इसी सीरीज में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं। बोर्ड पे आपको लिखा हुआ है दैट इज अ कंसोलिडेशन ऑफ द सॉइल और इस सेशन को मैं लेके आ रहा हूं दैट इज सिद्धार्थ जैन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंदर कुछ बेसिक अनाउंसमेंट है बिफोर गोइंग टू और मूविंग टू द क्वेश्चन। अब क्या अनाउंसमेंट है? वो अनाउंसमेंट ये है कि जिन बच्चों को एसएससी जेई की प्रिपरेशन करनी है तो वो ज्वाइन हो सकते हैं हमारे ऑफलाइन भोपाल सेंटर से। आपके लिए यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, आप चाहें तो इस नंबर पे फ्रीली कॉल करके जो भी बैच इंफॉर्मेशन संबंधी जो जानकारी है आपको वो अवेल हो जाएगी, मिल जाएगी। बैचेस जो हैं वो बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेंगे, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप हमसे अगर ऑफलाइन नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप हमसे ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आपको क्या करना है, ऑनलाइन हमारे ऐप के लिए डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप को कैसे डाउनलोड करेंगे? बाय सर्चिंग द नेम एईसी JEE लाइव कोचिंग क्लासेस। अब इस ऐप का बेनिफिट क्या है? इस ऐप का बेनिफिट अगर आप देखते हैं तो आपको इसमें लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, प्लस रिकॉर्डेड आपको सेशन मिल जाएंगे अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो। वहीं पे आपके लिए यहाँ पे रिवाइज्ड कोर्स एक नया कंसेप्ट लेके आए हम लोग, जिसमें कि आपका एक रिवीजन कोर्स है। शॉर्ट ड्यूरेशन में आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है अपने सब्जेक्ट को एक कम टाइम में इफेक्टिवली रिवाइज कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल आपको इसमें प्रॉपरली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, डाउनलोड कैसे करेंगे इस ऐप को? तो इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपके पास क्यूआर कोड अवेलेबल है। क्यूआर कोड आप या तो iOS यूजर हैं तो ये वाले क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो आप इस वाले क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और हमारे इस ऐप को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो रीड द फर्स्ट प्रॉब्लम। आज का जो डिस्कशन है वो हम थोड़ा कंसोलिडेशन के क्वेश्चंस पे करेंगे। अभी एक दो सेशन अब इसके ऊपर आएंगे कंसोलिडेशन के। हम एक सीक्वेंस के थ्रू चल रहे हैं, तो जो सीक्वेंस है टॉपिक्स का उसी सीक्वेंस में मैं आपको क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं। तो अब जैसे आज कंसोलिडेशन स्टार्ट है तो आपको कंसोलिडेशन की थ्योरी कंप्लीट कर लेनी चाहिए। अगला जो सेशन रहेगा मैं शेयर स्ट्रेंथ पे लेके आऊंगा एक दो क्लासेस या एक दो सेशन के बाद, तो आप लोगों को शेयर स्ट्रेंथ की थ्योरी कंप्लीट कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए लेके आ रहा हूं कि किस तरीके से आप जो है क्वेश्चंस को देख के उनके आंसर को निकालेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया है। क्या दिया है कि रिजल्ट ऑफ द कंसोलिडेशन टेस्ट ऑन द अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल एट अ डेप्थ ऑफ 10 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल है शोन इन द फिगर। तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। फिगर में क्या दिया हुआ है? लेट अस सपोज से आपका ग्राउंड लेवल है और इस ग्राउंड लेवल में मान लो 10 मीटर डेप्थ पे एक पॉइंट है P, राइट? सो लेट अस सपोज से दिस इज द पॉइंट P एट 10 मीटर डिस्टेंस बिलो द ग्राउंड लेवल। ठीक बात है। और इसमें आपके लिए क्या दिया हुआ है कि एक सैचुरेटेड यूनिट वेट दी हुई है और प्री कंसोलिडेशन प्रेशर दे रखा है। तो दे रखा है आपको गामा सैचुरेटेड। इसका मतलब सॉइल जो है वो कैसी होगी? इसके नीचे सैचुरेटेड है, मतलब वाटर टेबल भी आपकी कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे ही होगी। क्वेश्चन में मेंशन तो नहीं है बट हमने ऐसा इंटरप्रिटेशन निकाला। और इसने ये बोला है कि ये जो सॉइल है इसके अंदर जो प्री कंसोलिडेशन प्रेशर है, सो इफ आई राइट प्री कंसोलिडेशन प्रेशर दैट इज सिग्मा सी से डिनोट किया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि प्री कंसोलिडेशन को सिग्मा सी से डिनोट किया जाता है। उसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी है 90 किलो पास्कल। और आपसे ये पूछा गया है कि व्हाट इज द ओवर कंसोलिडेशन रेशियो एट द सेम डेप्थ दैट इज एट द 10 मीटर लेवल। और वहीं पे इन्होंने ये बोला है कि वाटर टेबल एट द ग्राउंड लेवल, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वाटर टेबल भी आपकी कहां पे है? वाटर टेबल इज आल्सो एट द ग्राउंड लेवल। सो लेट अस सपोज से दिस इज योर वाटर टेबल ट्रायंगल। ठीक है, तो वाटर टेबल भी आपकी कहां पे है? दैट इज दी ग्राउंड वाटर टेबल लेवल पे ही आपकी वाटर टेबल एग्जिट्स कर रही है। अब मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन इसमें यह है कि भाई क्वेश्चंस तो मैंने बता दिया आपको कि क्वेश्चन है क्या। नाउ मेन पॉइंट इसमें यह है कि भाई क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। भाई ये ओवर कंसोलिडेशन रेशियो क्या होता है?
तो पहले मैं इसका ब्रीफ जानकारी दे दे रहा हूं आपको कि ओवर कंसोलिडेशन रेशियो क्या है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। हम थोड़ा सा एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं ओवर कंसोलिडेशन रेशियो के बारे में। ओवर कंसोलिडेशन रेशियो का मतलब क्या होता है? ओवर कंसोलिडेशन रेशियो का मतलब यह है कि ओसीआर का मतलब यह है, इट इज द रेशियो ऑफ टू थिंग्स, दो स्ट्रेसेस का रेशियो है। आप कैसे याद रखो इसको कि पास्ट में कितनी स्ट्रेसेस झेली है उस स्ट्रक्चर ने या उस सॉइल ने, और प्रेजेंट में वो कितनी स्ट्रेसेस को झेल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको आपको एक डायग्रामेटिकली समझाऊं कि मान लो ये एक टॉवर है, जो कि एक टॉवर आपका स्टैंड कर रहा है किसी ग्राउंड लेवल के ऊपर। लेट अस सपोज दिस इज द ग्राउंड लेवल, ठीक है। या इसको ऐसे भी समझ लो, ये कुतुब मीनार है या चार मीनार है। ये चार मीनार किसी सॉइल के ऊपर रखी हुई है अभी। अब आपने क्या किया कि जब इसके ऊपर आपने कंस्ट्रक्ट किया तो इस सॉइल को कंसोलिडेट किया था, उस टाइम पे इसके अंदर कुछ अफेक्टिव स्ट्रेस आई, मान लो सिग्मा 1 फॉर एग्जांपल के लिए। अभी जो इसके ऊपर स्ट्रेसेस हैं दीज आर दी सिग्मा 1, और इसका लोड है मान लो 100 किलो न्यूटन, सॉरी 1000 किलो न्यूटन। अब मैंने आपको ये बोला कि इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करो और अब इसके ऊपर तुम सीधा सीधा लोड लगा दो कितने का, 500 किलो न्यूटन का। तो अब जो इसी वाले सॉइल के नीचे स्ट्रेसेस आएंगी उसकी वैल्यू सिग्मा 1 से कम होगी या ज्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है कि कम होगी, कम होगी ये सिग्मा 2 इफेक्टिव। अब मैंने आपको एक और चीज बोली कि अब आप एक काम करो, नहीं नहीं 500 किलो न्यूटन नहीं लगाना है आपको, अब आप एक काम करो, आप इसके ऊपर 1500 किलो न्यूटन लगा दो। तो क्या जब 1500 किलो न्यूटन लगाओगे तो जो सिग्मा 3 इफेक्टिव होगी उसकी हाईएस्ट वैल्यू निकल के आएगी अमंग ऑल दी प्रीवियस वैल्यू। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आज 2023 में आपने ये वाली स्ट्रेसेस लगाई और 2020 में आपके पास ये वाली स्ट्रेसेस थी, तो क्या मुझे ये बताओ ये जो नीचे वाली सॉइल है आज की डेट में ज्यादा स्ट्रेस को झेल रहा है या प्रीवियसली ज्यादा स्ट्रेस को झेला है? आज की डेट में ज्यादा स्ट्रेस को झेल रहा है। लेकिन वहीं पे मैं अगर आपसे ये बोलूं कि 2019 की कंडीशन ये थी कि इसमें 500 किलो न्यूटन था और 2020 की कंडीशन ये है, तो अब आप मुझे ये बताओ कि प्रीवियसली इसने कम स्ट्रेसेस को झेला या ज्यादा स्ट्रेसेस को झेला? तो अभी भी ये क्या कर रहा है कि कम स्ट्रेसेस को झेल रहा है और आज की कंडीशन में ज्यादा स्ट्रेसेस ले रहा है। तो यही कहलाता है आपका ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। इट इज द रेशियो ऑफ व्हाट? रेशियो ऑफ प्रेजेंट इफेक्टिव पास्ट इफेक्टिव स्ट्रेस टू द प्रेजेंट इफेक्टिव स्ट्रेस। पास्ट में कितनी स्ट्रेसेस थी उसके ऊपर, उसको डिवाइड कर दो प्रेजेंट में। अगर प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है ओसीआर वैल्यू कम आएगी, अगर प्रेजेंट वैल्यू कम है पास्ट वैल्यू ज्यादा है तो ओसीआर की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमारे पास अगर ओसीआर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आई, इसका मतलब आपकी सॉइल क्या है? ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल है। ऐसी सॉइल को हम बोलते हैं ओसी सॉइल। अगर ओसीआर की वैल्यू इक्वल टू 1 आई तो इनको हम बोलते हैं नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल। इसमें आपकी प्रेजेंट और पास्ट के बराबर इफेक्टिव स्ट्रेस होगी। और अगर ओसीआर की वैल्यू लेसर देन 1 आई तो इसको एक और इसी का ही नाम है, दैट इज आल्सो कॉल्ड द अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल। तो ओसीआर के बेसिस पे तीन टाइप की सॉइल होती है। ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल अगर ओसीआर की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल लेस देन 1, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल इक्वल टू 1 और लेसर देन 1। तो दो एनसीयूसी दोनों एक ही नाम है, बस बाइपरगेशन के लिए मैंने एक को इक्वल 1 बना दिया, एक को लेस देन 1 बना दिया। सो दिस इज द कांसेप्ट अबाउट द ओसीआर। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि भाई आप मुझे ये बता दो कि ओवर कंसोलिडेशन रेशियो क्या है आपका इस क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या निकालनी है? पी पॉइंट पे आपको निकालनी है क्या चीज? आपकी अफेक्टिव स्ट्रेसेस। हम निकाल सकते हैं अफेक्टिव स्ट्रेसेस एट द पॉइंट पी। अफेक्टिव स्ट्रेस वाला चैप्टर आप लोगों को पता होगा, तो अगर मुझे डायरेक्टली पी पॉइंट पे अफेक्टिव स्ट्रेस चाहिए तो मैं डायरेक्टली गामा सबमर्ज मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? उसकी जेड हाइट से। और जेड हाइट की वैल्यू मुझे दे रखी है 10 मीटर। गामा सबमर्ज की वैल्यू क्या होगी? गामा सबमर्ज को अगर मुझे निकालना है सो दिस गामा सबमर्ज आई कैन राइट हियर। मैं गामा सबमर्ज को यहीं पे निकाल सकता हूं। दिस गामा सबमर्ज विल बी इक्वल टू, दिस इज द दिस इज द गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, और गामा डब्ल्यू की वैल्यू में 10 कंसीडर कर रहा हूं फॉर सिंप्लीफिकेशन के लिए। सो 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो गामा सबमर्ज वैल्यू मेरे पास कितनी आई? 6 मल्टीप्लाई विथ व्हाट इज द वैल्यू? हियर इट इज द 10। सो इफ आई मल्टीप्लाई दिस 6 मल्टीप्लाइड with 10, then I will get the value is 60 किलो न्यूटन। तो जो इफेक्टिव स्ट्रेसेस आ रही हैं यहाँ पे हमारे पास आई 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड इफ आई गेट द वैल्यू ऑफ दिस प्रेजेंट इफेक्टिव स्ट्रेस, पास्ट इफेक्टिव स्ट्रेस ये दे रखी हैं, दीज आर द पास्ट, दीज आर द प्रेजेंट,
तो आप ओवर कंसोलिडेशन रेशियो निकाल सकते हैं। सो OCR वैल्यू विल बी इक्वल टू पास्ट 90, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, इट इज द पास्ट अपॉन में प्रेजेंट, इससे डिनोट किया जाता है सिग्मा C इज द पास्ट एंड सिग्मा नॉट इज द प्रेजेंट। तो 90 अपॉन में 60, दैट इज आई थिंक 1.5। अवर ओवर कंसोलिडेशन रेशियो विल बी 1.5। इसका मतलब सॉइल, अगर आपसे इसी में इंटरप्रिटेशन पूछ ले तो इंटरप्रिटेशन क्या निकल के आया, सॉइल कैसी है, सॉइल अंडर कंसोलिडेटेड नहीं है, सॉइल हमारी क्या है, इट इज द ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। तो सॉइल जो है वो हमारी कैसी है, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल है। ठीक, आई होप एक क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट है उसको देने की कोशिश की है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड दिस प्रॉब्लम। कंसोलिडेशन का मतलब क्या है, इसमें यह पूछा गया है। मैंने आपको सबसे पहले जो स्टार्टिंग वाली फोटो है उसमें एक कंसोलिडेशन का मैंने बेसिक एक पिक्चर लगा के रखी है। पहले हम वही पिक्चर देख लेते हैं जो फ्रंट हमारी फोटो थी ना, इसमें जरा देखो ये कंसोलिडेशन का मतलब क्या है। देखिए कंसोलिडेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप किसी भी तरीके से इस सॉइल का आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वॉल्यूम को रिड्यूस कर रहे हैं। वॉल्यूम में कौन सी चीज रिड्यूस हो रही है, जो भी आपका एक्सेस पोर वाटर प्रेशर है वो निकल रहा है। तो अगर इनिशियली सॉइल का वॉल्यूम V1 है तो फाइनल वॉल्यूम जो है वो V2 है, और उसमें से कुछ पानी, कौन सा वाला पानी, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जो है वो आपका निकल जाएगा। इसी चीज को हम बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ दी सॉइल। नाउ अब जरा क्वेश्चन पढ़ना है इसमें कि क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंसोलिडेशन ऑफ दी सॉइल किस चीज का फंक्शन होती है। जब कंसोलिडेशन हो रहा है किसी सॉइल का तो उसमें क्या चेंज आएगा, क्या इट इज द फंक्शन ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेस, क्या इट इज डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंट स्ट्रेसेस, और इट इज द फंक्शन ऑफ द पोर वाटर प्रेशर, और इट इज द फंक्शन ऑफ द टोटल स्ट्रेस। सो जनरली कंसोलिडेशन आपकी क्या है, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी। और तरजागी ने क्या बोला था कि जितनी भी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है, कंसोलिडेशन, शियर स्ट्रेंथ, बियरिंग कैपेसिटी, ये सभी की सभी किसका फंक्शन होती है, इफेक्टिव स्ट्रेस का होती है, ना कि टोटल स्ट्रेस का होती है फंक्शन। सो इसका मतलब इट इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, दैट इज द फंक्शन ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेस। तो आंसर तो आपके पास ए है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसोलिडेशन। यहां से आपका क्या रिमूव होता है, रिमूवल ऑफ एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। और जब आपका एक्सेस पोर वाटर प्रेशर होगा तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा। इसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। वहीं पे एक और रिडक्शन होती है वॉल्यूम के अंदर, कैसे, बाय द रिमूवल ऑफ पोर एयर। अगर यहां से एयर का रिमूवल हो रहा है देन इट इज कॉल्ड द नॉट कॉम्पैक्शन, इट इज नॉट द कंसोलिडेशन, इट इज कॉल्ड द कॉम्पैक्शन। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कंसोलिडेशन एंड वेल एज द कॉम्पैक्शन। की कॉम्पैक्शन में एयर का रिमूवल होता है और कंसोलिडेशन में आपका एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जो है वो रिमूव करता है, राइट। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द कंसोलिडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि 4 मीटर थिक लेयर है नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले की। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, हैज एन एवरेज ई वैल्यू इज 1.3, कंप्रेशन इंडेक्स इज 0.6 एंड कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इज 1 मीटर स्क्वायर पर ईयर। ये भी सी भी क्या है, या आगे चल के हम बताएंगे। ये टाइम रेट ऑफ कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन चैप्टर को दो पार्ट में ब्रेक करके रखा है। एक पार्ट वो है जिसमें हम एनालिटिकली जाएंगे, फिर एक पार्ट जो रहेगा टाइम रेट। तो टाइम रेट में आएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन क्या है अभी देखेंगे। सीसी के बारे में अभी बता दूंगा आपको। If the vertical increase in the pressure due to the foundation over the clay layer will equal to the existing effective overburden, then you have to find the change in the thickness. तो पहले तो क्वेश्चन में ये देख लेते हैं कि इसमें दो चीजें दी हुई हैं, आपको निकालना है क्या, चेंज इन दी थिकनेस, मतलब अल्टीमेट सेटलमेंट निकालना है। तो आप जानते हैं अल्टीमेट सेटलमेंट क्या होता है, एच नॉट सीसी, एच नॉट या सीसी इंटू एच नॉट लिख लो। सीसी वेयर द कोफिशिएंट ऑफ द कंप्रेशन इंडेक्स एच नॉट 1 प्लस ई नॉट इन ब्रैकेट log base 10 change in effective stress plus initial effective stress divided by effective stress। ये होता है आपका टोटल सेटलमेंट ऑफ द सॉइल, वेयर सीसी क्या कहलाता है, इट इज द कंप्रेशन इंडेक्स। अब सीसी का मतलब क्या है, जरा इसको चेक करो। ये आपका ग्राफ होता है या स्लोप होता है किसके बीच में, ई वर्सेस लॉग पी के बीच में आपका जो ग्राफ बनता है। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो इसमें दो पॉइंट्स हम ले रहे हैं, एक ये
नाउ इट इज अ ग्राफ बिटवीन void ratio वर्सेस log ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। अगर मान लो यहां पे इफेक्टिव स्ट्रेस 1 है और मान लो यहां पे इफेक्टिव स्ट्रेस 2 है और यहां पे आपके पास void ratio E1 है और यहां पे void ratio आपके पास E2 है, देन द स्लोप ऑफ दिस कर्व इज कॉल्ड द CC। तो CC क्या हो जाएगा यहाँ पे, CC का मतलब ये है कि इसकी स्लोप निकाल लो, तो स्लोप विल बी इक्वल टू चेंज इन दी void ratio अपॉन में log बेस 10 बड़ी वाली वैल्यू माइनस छोटी वाली वैल्यू अपॉन में छोटी वाली वैल्यू। अब जब आप इसको निकालोगे तो क्या करोगे, इसका आपको बेस चाहिए तो log सिग्मा 2 माइनस log सिग्मा 1 और चेंज इन void रेशियो E1 माइनस E2, तो उसको मैंने डेल्टा E से डिनोट कर दिया और log A माइनस log B को मैंने log A अपॉन में B लिख दिया, तो वो आपको फॉर्मेट मिला। तो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स का मतलब ये है कि इट इज द स्लोप ऑफ E वर्सेस log P कर्व। अगर आप log पे नहीं लगाओगे इसको, अगर आपने इसको log पे नहीं रखा, लेट अस सपोज से ये एक ग्राफ है अगेन E वर्सेस P के बीच में या इफेक्टिव स्ट्रेस के बीच में, देन जो कर्व रहता है ना वो आपका स्ट्रेट लाइन नहीं निकल के आता, तब वो कर्व थोड़ा सा नॉन लीनियर निकल के आता है। दिस इज द एक्चुअल कंसोलिडेशन कर्व और इस टाइम पे जो इसका स्लोप होगा, स्लोप ऑफ दिस कर्व इज कॉल्ड द AV, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। दिस इज कॉल्ड द AV, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस है। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इट इज अ log, इट इज द स्लोप ऑफ विच कर्व, log versus, it is the slope of void ratio versus log of effective stress curve. But what is the coefficient of compressibility? It is the graph or it is the slope of E versus effective stress curve. या ये स्लोप है किसका, void ratio versus effective stress के बीच का। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तो अब एक चीज मैं यहां से पूछना चाहूंगा आपसे कि आप मुझे ये बताओ कि क्या आपका जो अल्टीमेट सेटलमेंट है दिस डेल्टा एच, क्या ये सीसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है। क्या ये void ratio के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इनिशियल void ratio यहाँ पे क्या है E1, तो वो E0 से रिप्रेजेंट किया, तो E पे डिपेंड कर रहा है, टोटल थिकनेस पे भी डिपेंड कर रहा है जो भी उसकी H थिकनेस है, और आपके इफेक्टिव ओवरबर्डन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ आपका सीसी और एवी के बीच में। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि भाई क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। सो क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व कर ले, ये शायद मिटेगा नहीं, नाउ अब आपको चाहिए यहाँ पे क्या क्या है, डेल्टा एच फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा एच विल बी गिवन बाय, आपको इनिशियल थिकनेस गिवन है क्या, हाँ दी हुई है, तो 4 मीटर आपको दी हुई है। एच नॉट की वैल्यू मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, एच नॉट 4 मीटर है। इनिशियल वॉइड रेशियो ई नॉट की वैल्यू ये रखी है 1.3। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स की वैल्यू भी आपको दे रखी है 0.6, सीसी वैल्यू इज 0.6। सिंपली सब्स्टिट्यूट करना है, तीनों वैल्यू मिल गई। इसके बाद उसने क्या, देखो क्या लिखा है, जो आपकी इसकी तो जरूरत है नहीं है सीवी की, ये आपका सीवी होता, क्या होता आगे बताऊंगा, यहाँ पे जरूरत नहीं है। इंक्रीज इन दी वर्टिकल प्रेशर ड्यू टू दी फाउंडेशन लोड ऑन दी क्ले लेयर विल बी इक्वल टू एग्जिस्टिंग इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर। देखो जो डेल्टा सिग्मा बार है इसका मतलब ये है कि जो आप लोड लगाओगे सॉइल में उसके कारण कितनी स्ट्रेस आ रही है, और जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो ऑलरेडी जो सॉइल का ओवरबर्डन है किसी भी पॉइंट पे उसके कारण कितनी स्ट्रेस आ रही है, ये मतलब होता है। अब उसने ये बोला है क्वेश्चन के अंदर कि डेल्टा सिग्मा इफेक्टिव विल बी इक्वल टू इफेक्टिव स्ट्रेस जो कि आपके ओवरबर्डन के कारण आ रही है। तो अब आप मुझे डेल्टा एच की वैल्यू बता दो, बता देंगे उसको डेल्टा एच की वैल्यू कैसे, डेल्टा एच विल बी इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे वैल्यू, डेल्टा एच विल बी इक्वल टू सीसी इज 0.6 4 मीटर 1 प्लस 1.3 इट इज 2.3 और लॉग दोनों बराबर है इसलिए लॉग डायरेक्टली कितना आ जाएगा 2, क्योंकि सिग्मा और डेल्टा सिग्मा आपस में क्या कर जाएंगी, कैंसलाइज कर जाएंगी एक दूसरे के साथ। इसको सॉल्व करो और डेल्टा एच की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास, मेरे पास कैलसी है, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास डेल्टा एच की, दिस इज 0.314 इन मीटर्स। आपसे पूछा गया एमएम में, जरा देखो इसमें क्या है, किसमें पूछा गया है, एमएम में पूछा गया है, तो एमएम में इसकी वैल्यू आ जाएगी 314 एमएम। तो ये फिलिप द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन था एक्चुअल में, तो उसकी जो एमएम में डेल्टा एच आएगी वो आएगी 314 एमएम। तो दैट इज द आंसर अबाउट द कंसोलिडेशन वाला जो भी एनालिटिकल टाइप का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन बोला गया है कि एक नेचुरल वॉइड रेशियो ऑफ ए सैचुरेटेड क्ले स्ट्रेटा इज 3 मीटर थिक 0.90 मीटर 0.90। फाइनल वॉइड रेशियो आपकी क्ले की दी हुई है
एंड ऑफ कंसोलिडेशन में 0.71। देन व्हाट इज द टोटल कंसोलिडेशन सेटलमेंट? टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम आपको डेल्टा एच ये रिलेशन याद रखनी है। डेल्टा एच अपॉन में एच डॉट इज चेंज इन वॉइड रेशियो अपॉन में 1 प्लस इनिशियल वॉइड रेशियो विच इज नथिंग बट द चेंज इन दी वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, अब उसने पूछा है कि भैया ये बता दो टोटल कंसोलिडेशन सेटलमेंट। तो डेल्टा एच की वैल्यू पूछी गई है, एच नॉट की वैल्यू इनिशियल, इसने क्ले का जो स्ट्रेटा दिया हुआ है, देखो इसको अगर डायग्रामेटिकली देखना चाहो तो डायग्राम में एक्चुअल में ये बनाया है, मान लो एक ये है और एक ये है। ठीक है, अब बोल ये रहा है कि अगर आपका एक सॉइल है जिसके पास मान लो V1 वॉल्यूम है और फाइनली इसका वॉल्यूम V2 है, तो यहाँ पे वॉइड रेशियोज अलग अलग होंगे। लेट अस सपोज से यहाँ पे E1 है, यहाँ पे E2 है। देन उसने ये पूछा है कि आप मुझे इसका ये बता दो कि यहाँ पे कितना चेंज हुआ है इस वॉल्यूम के अंदर। तो दिस चेंज इन दी वॉल्यूम आपसे पूछा गया है। सो व्हाट इज द टोटल चेंज इन दिस वॉल्यूम? तो चेंज इन वॉल्यूम आप कैसे निकाल सकते हो? सिंपल, चेंज इन वॉल्यूम आपको बताना है कि डेल्टा एच इसकी इनिशियल थिकनेस है कुछ h1, इसकी फाइनल थिकनेस है h2, इनिशियल वॉइड रेशियो E1 है, फाइनल वॉइड रेशियो लेट अस सपोज से E2 है। तो अब आपको यहाँ पे जो इसका चेंज है या टोटल सेटलमेंट है वो आपको बताना है। तो डेल्टा एच की वैल्यू आप निकाल सकते हो यहाँ से कितनी, डेल्टा एच अपॉन में एच नॉट या इनिशियल थिकनेस बोल सकते हो आप इसको। दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन दी वॉइड रेशियो, क्या लिखूंगा E1 माइनस E2 अपॉन में 1 प्लस इनिशियल वॉइड रेशियो क्या है, दिस इज E1 ओनली। ठीक है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, E1 इज कितना है, यहां पे आपको E1 दिया हुआ है 0.90 एंड E2 दिया हुआ है 0.71, है ना। सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.90, 0.71 अपॉन में 1 प्लस 0.90 और एच नॉट की वैल्यू कितनी है, एच नॉट की वैल्यू आपके पास दी हुई है 3 मीटर। सॉल्व करो और यहां से डेल्टा एच की वैल्यू निकालो। तो ऊपर कितना आ जाएगा 0.90 माइनस 0.71, 0.19 डिवाइड में 1.9, 0.1 मल्टीप्लाइड विथ 3, 0.3 आ जाएगा आपका इसमें आंसर। इसका मतलब डेल्टा एच की वैल्यू मीटर्स में आ रही है 0.3, तो सेंटीमीटर में कितनी आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर विल बी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो चेंज इन वॉल्यूम के ऊपर क्वेश्चन था, रिलेशन याद रखना ये वाली, बस इस रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन था, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेटलमेंट ड्यू टू द सेकेंडरी कंप्रेशन। अब देखो जनरली अगर आप कंसोलिडेशन में देखो तो 3 तरीके से होते हैं। क्या, सबसे पहले होता है आपका इनिशियल कंप्रेशन, किसके कारण, रिमूवल ऑफ एयर। दूसरा होता है प्राइमरी, रिमूवल ऑफ एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। और एक होता है आपका सेकेंडरी कंप्रेशन, ये होता है आपके जनरली ऑर्गेनिक सॉइल के अंदर। जब प्राइमरी कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका सेकेंडरी कंसोलिडेशन होगा ऑर्गेनिक सॉइल के अंदर। अब ऐसा क्यों हो रहा है ऑर्गेनिक सॉइल के अंदर, क्योंकि उनके पार्टिकल्स में या ऑर्गेनिक कंटेंट के कारण ये आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को दबाते हैं या उसको कंप्रेस करते हैं, इसलिए सेकेंडरी कंसोलिडेशन होता है। लेकिन सेकेंडरी कंसोलिडेशन हमेशा प्राइमरी कंसोलिडेशन के बाद होता है। और ऑर्गेनिक सॉइल में कम लोड पे भी सेकेंडरी कंसोलिडेशन हो जाएगा, लेकिन इनऑर्गेनिक सॉइल पे बहुत ज्यादा लोड पे सेकेंडरी कंसोलिडेशन निकल के आएगा। मोरओवर कोहेजनलेस सॉइल के अंदर सेकेंडरी कंसोलिडेशन नहीं होता है। इंटायर थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन में हम सिर्फ किसकी रीडिंग करते हैं या किसको समझते हैं, कोहेसिव सॉइल के ऊपर कितना सेटलमेंट है। क्योंकि लोड के साथ एकदम से पानी बाहर नहीं निकल जाता है क्ले सॉइल के अंदर, लेकिन सैंडी सॉइल या ग्रेवली सॉइल, कोहेजनलेस सॉइल के साथ में अंदर क्या है, जैसे ही लोड लगाओगे पानी बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए वहां पे कंसोलिडेशन थ्योरी एप्लीकेबल है ही नहीं, हम पढ़ते भी नहीं है। क्ले सॉइल के अंदर टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है और टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस के कारण ही हम कंसोलिडेशन को मतलब क्या समझते हैं, कोहेसिव सॉइल के अंदर। तो अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भाई सेटलमेंट ड्यू टू द सेकेंडरी कंसोलिडेशन इज प्रोडोमिनेंटली, ग्रेनुलर सॉइल में तो होगी नहीं, मैंने बताया कि ग्रेनुलर सॉइल के लिए तो कंसोलिडेशन थ्योरी ही नहीं है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉइल के बीच में एक रेस बन गई है,
मतलब बी और डी सही हो, बी और सी सही हो सकता है। और यहाँ पे दिया है फाइन सैंड, तो ये भी है कि आपकी कौन सी सॉइल है, कोहेजनलेस। तो ए और डी तो होगा नहीं, ऑप्शन होगा आपका सी ऑप्शन, ऑर्गेनिक सॉइल। इनऑर्गेनिक में होता है लेकिन बहुत कम होता है। तो सेकेंडरी कंसोलिडेशन इज और द सेकेंडरी सेटलमेंट इज ओनली अकर्स इन केस ऑफ द ऑर्गेनिक टाइप ऑफ क्ले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट नंबर 1 में ये दिया है कि ये कंसोलिडेशन प्रोसेस is due to the expulsion of the pore water by applying the steady load over the long time। just now अभी मैंने जस्ट आपसे डिस्कस किया कि जो आपकी कंसोलिडेशन है, प्राइमरी कंसोलिडेशन जो प्रोसेस है, उसमें आपका एक्सेस पोर वाटर प्रेशर निकलता है किसी भी कोहेसिव सॉइल के अंदर से। ये एक टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है, ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं है। तो असर्शन तो आपका क्या है, या स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, सही है। दूसरा चीज ये बोल रहा है कि द वॉल्यूम चेंज अकर्स इमीडिएटली आफ्टर द एक्शन ऑफ द लोड। इमीडिएटली नहीं होता है, क्यों, पानी को निकलने में टाइम लगता है, तो इमीडिएट नहीं, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। तो स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो रॉन्ग हो जाता है बिकॉज ऑफ इमीडिएट के कारण। तो अब सही आंसर क्या हो जाएगा, तो असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है, इसका मतलब आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो आज का क्वेश्चन का जो सेशन है वो हम यहीं पे रोकते हैं, इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अब कुछ ये चीज है कि आप लोगों के लिए इसके लेक्चर की पीडीएफ चाहिए है, आपको अपकमिंग लेक्चर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इन सारी चीजों के डाउट्स को ना आए आपके लिए तो आप ज्वाइन कर लो हमारे टेलीग्राम चैनल के लिए सबसे पहले। और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करोगे बाय सर्चिंग दिस नेम, या डायरेक्टली इस लिंक को कॉपी कर लो और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक को दे दूंगा, आप वहां से भी हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। फायदा मैंने आपको बता ही दिया कि पीडीएफ मिल जाएगी वहां से आपको, प्लस आपको अपकमिंग जो भी लेक्चर्स हैं उसका आपको वीडियो भी मिल जाएगा, प्लस अगर आपने कोई लेक्चर मिस कर दिया तो उसके बारे में भी आपको जानकारी वहां से मिल जाएगी। मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग कि अब ये सेशन को मैं जो है वो एंड कर रहा हूं। आप अगर चाहते हैं हम लोगों से ज्वाइन होना तो आप हमारे फेसबुक से ज्वाइन हो सकते हैं एईसी प्लस, इंस्टाग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं और टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हैं। जाने से पहले आप लोग इस वीडियो को जो है लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप जितना लाइक शेयर करेंगे उतना हमको मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छे नए वीडियोस आपके सामने लेके आएंगे जिसमें और अच्छे क्वेश्चंस होंगे। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। सो टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल सेशन।